हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज बच्चे कम क्यों हैं भाई क्लास? गुड इवनिंग। चलो, ये छोटा सा टॉपिक है, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज मेरे को भी कहीं जाना है एक्चुअली। जाना तो क्या, मैं कहीं आया हूँ, ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा। कल हम लोग फ्रॉड एंड एरर के बारे में पढ़ रहे थे ना? ठीक है। सो व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड किसको कहते हैं भाई? ये समझ में आ गया था कल फ्रॉड किसको कहते हैं? यस सर। ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था कि मिस स्टेटमेंट जो होते हैं वो होते क्यों है, ऐसा क्यों है कि कोई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देयर आर द टू रीजंस। द प्राइमरी रीजन इज द फ्रॉड एंड द सेकंडरी रीजन इज द एरर। या तो फ्रॉड हो सकता है या एरर हो सकता है ना। व्हाट इज फ्रॉड? तो फ्रॉड तो कि ऐसा एक्ट है जो कि जानबूझ करके किया गया है। किसके थ्रू किया गया है? बाय द मैनेजमेंट किया गया है, या ऐसे लोग दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हैं, या एम्प्लॉयज हैं, कोई थर्ड पार्टी है जिसमें उन्होंने डिसेप्शन की टेक्निक्स को यूज किया, मतलब धोखाधड़ी आपके साथ करी है एक इलीगल एडवांटेज लेने के लिए। ये हमारा फ्रॉड था। ये आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस ठीक है। यस अब सर। फ्रॉड भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, इन्होंने बोला है कि भाई एक तो आपकी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। व्हाट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? कि भाई जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उसके अंदर आपने कोई यहाँ पर जो है वो पोजीशन को बेटर करने के लिए या पोजीशन को है जो खराब करने के लिए आपने कुछ ओमिशन कर दिया है या कुछ लिख दिया है, ऐसा एडिशन और डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हैं। एडिशन और ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हैं। एंड मिस अप्रोप्रिएशन, जब आपने अपनी कंपनी के एसेट की चोरी करी है, तो ये आपके फ्रॉड दो तरीके के होते हैं। ये क्लियर अपन ने कल पढ़ लिया था। आ गया था बेटा समझ में यहाँ पे, यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना। व्हाट इज एरर? तो देखो, एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब तो शब्द ही गलती है। देखो, गलती जानबूझ करके नहीं करी जाती। गलती तो अनइंटेंशनल होती है। आप अपनी इच्छा से करते हो गलती, जानबूझ करके करते हो, या अनइंटेंशनली हो जाती है। देखो, काम करेंगे तो गलतियां होंगी, सही होंगी नहीं होंगी गलतियां? यस और नो? काम यस करेंगे तो सर। गलतियां होती हैं। गलती आप जानबूझ के करते हो, या गलती जो है वो आपकी इच्छा से करते हो, या अनइंटेंशनली हो जाती है? कैसे होती है वो? कैसे होती है? अनइंटेंशनली। इनोसेंट है ना आप, इसका मतलब कि भी मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, दैट इज ठीक है भाई। कोई चीज लिखना रह गई है हमसे, ये चीज है। तो एरर और फ्रॉड में एक बेसिक जो फर्क है वो इंटेंशन का है। ठीक है ना। तो अगर आपने कोई काम जो वो इंटेंशनली किया तो फिर वो फ्रॉड हो गया, और वही अनइंटेंशनली किया, आप नहीं करना चाहते थे, ठीक है, बट फिर भी हो गया है, तो वो हमारा जो है वो एरर के क्लासिफिकेशन में आता है। ये एक मेजर सा डिफरेंस है। ठीक है। तो ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस, ज्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, लेकिन आगे जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखो, आपकी गलतियां भी अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है ना। या अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो पहला इन्होंने जो रीजन दिया कि भाई एरर जो है वो होता है गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड। तो या तो आपसे डेटा इकट्ठा करने में या डेटा को प्रोसेस करने में गलती होगी। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टीमेटली ये तो रिजल्ट है ना। ये तो क्या है आपका? रिजल्ट है बेटा। यस और नो? जल्दी बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? रिजल्ट है या क्या है ये? क्या हो गया? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? यस सर। यस सर। आ रही है ना आवाज? तो बताओ ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिजल्ट और नॉट? इट इज रिजल्ट अल्टीमेटली। यस सर। तो बेटा यस फाइनेंशियल सर। स्टेटमेंट तो रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को बनाने के लिए जो है इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा। जैसे कि आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, आपकी लेजर बुक हो गई है, आपकी सब्सिडरी बुक्स हो गई हैं, और इसके अलावा आपके जैसे इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं ओरिजिनली, इनके ऊपर बेस्ड हमारा जो है वो क्या बनता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। अब अगर मान लो कोई इनवॉइस जैसे डेटा है,
आपने गलत कलेक्ट कर लिया या आपने जर्नल एंट्रीज गलत कर दी, तो ऑफकोर्स ही बात है उसका जो रिफ्लेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो गलत ही होना है। ठीक है ना, आई बात समझ में, यस और नो? तो गलती आपसे कहाँ हो सकती है? गलती हमसे हो सकती है जो डेटा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूज लिया है, उस डेटा को इकट्ठा करने में या उस डेटा को प्रोसेस करने में आपसे गलती हो सकती है। आया समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आपने जो डेटा इकट्ठा किया था, तो उसको इकट्ठा करने में, गैदर करने में आपसे कोई गलती हो गई है, सही पे प्रॉपर्ली आपने वो डेटा गैदर नहीं किया या उसको प्रोसेस आपने ढंग से नहीं किया है, या ठीक है, एन इनकरेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसाइट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइल। तो आपने कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट ही गलत ले लिया हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये तो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हमारा एक एस्टिमेशन है। हमारे डेप्रिसिएशन के लिए आप एसेट की लाइफ जो है वो आप एस्टिमेशन करते हैं, वेरियस अदर फैक्टर्स जो आप एस्टिमेट। तो कई बार हम इसके लिए जो एस्टिमेट लेते हैं वो हम गलत बेटा एस्टिमेट ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं भाई? हमने कोई चीज ध्यान नहीं दी है या मेरे से किसी फैक्ट का मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, मुझे समझ में नहीं आई वो बात, तो मुझे कहीं पे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा पैसा नहीं आएगा या आएगा, लेकिन फिर मैंने उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया कि यार हो सकता है नहीं आए, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, तो उस वजह से मैंने अकाउंटिंग का एस्टिमेट ही गलत ले लिया। तो गलती आपसे एस्टिमेशन लेने में हो सकती है, गलती आपसे फैक्ट गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में हो सकती है, गलती आपसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो लेने में हो सकती है। आया भाई समझ में, क्लियर है दो गलतियां, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना। एंड दी थर्ड पॉइंट, अ मिस्टेक इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब आपने प्रिंसिपल्स पढ़े, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हम लोग जो है वो 11th में पढ़ते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम लोगों को अकाउंटिंग हमारी करनी होती है। ठीक है ना, अब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का सर्टेन एग्जांपल आप उठा करके देखो, तो याद है आपको प्रिंसिपल यहाँ पे जिसका हम लोग एंट्री करते वक्त, जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो या आप लेजर बुक में पोस्टिंग करते हो, तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम इन प्रिंसिपल्स को यूज में लेते हैं। ऐसा कोई प्रिंसिपल याद है बेटा आप लोगों को? प्रिंसिपल्स याद है? जल्दी बताओ। ये प्रिंसिपल नहीं है कि भाई हम लोगों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अलग अलग रखना चाहिए, प्रिंसिपल नहीं है। यस सर। गोइंग कंसर्न बेसिस प्रिंसिपल नहीं है। यस सर प्रिंसिपल। ये सब प्रिंसिपल्स है ना, तो आप इनको अप्लाई नहीं करते। जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, तो डेफिनेटली बात है कि हम इन प्रिंसिपल्स को यूज में लेके ही बेटा ना अकाउंटिंग करते हैं। नाउ इस चीज को समझिए कि कई बार हमसे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में गलती हो जाती है। जैसे कि आपको एक प्रिंसिपल दिया कि भाई रेवेन्यू को रेवेन्यू ट्रीट करो, कैपिटल को कैपिटल ट्रीट करो, बट आप नहीं कर पाते, कई बार हमसे गलती हो जाती है, क्लासिफिकेशन हमने गलत कर दिया, ट्रीटमेंट हमने गलत कर दिया, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? द इफेक्ट यू विल गोइंग टू सी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली, यस और नो? कहाँ मिलेगा भाई इफेक्ट देखने के लिए आपको उसका? कहाँ मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा। तो गलती हमसे अलग अलग तरीके से हो सकती है, हमसे डेटा गैदर करने में, प्रोसेस करने में, कोई अकाउंटिंग एस्टिमेशन लेने में, और जो सिद्धांत हमारे अकाउंटिंग के हैं, जो प्रिंसिपल्स हमारे अकाउंटिंग के हैं बेटा, उनको अप्लाई करने में आप क्या कर सकते हैं? गलतियां कर सकते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब ह्यूमंस हैं और हम सबसे गलतियां होती हैं। आया पॉइंट समझ में? आगे भी गलतियां किस वजह से हो सकती हैं, क्या क्या हमारी गलतियां हो सकती हैं, क्लियरली आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो दो, पहला हो गया फ्रॉड, दूसरा हो गया आपका एरर। फ्रॉड आपके इंटेंशनल होते हैं, एरर आपके अनइंटेंशनल होते हैं। फ्रॉड आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त हो सकते हैं, या आप मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। सिमिलर वे में एरर आपसे कहाँ हो सकती है? एरर आपसे डेटा को गैदर करने में, प्रोसेस करने में हो सकती है। आपको इनकरेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट ले सकते हैं, ठीक है, और आप जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करने में, उनकी एप्लीकेशन में आपसे चूक हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है।
जिनका रिजल्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखने के लिए मिलेगा। चलिए, नाउ द वेरी क्वेश्चन दैट कम्स टू हियर इज दी, भाई फ्रॉड को और गलतियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके मैनेजमेंट। बिजनेस में आपके एम्प्लॉइज गलतियां नहीं करें और फ्रॉड नहीं करें, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिजनेस की सिर्फ बनती है ना, कि आपकी बनती है जिम्मेदारी? ऑडिटर रोकेगा उनको कि आप वो रोकेंगे? किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जल्दी जवाब दो यार, क्या हो गया उन लोगों को? सिंपल सी बात पूछिए कि भाई आपके बिजनेस में फ्रॉड को रोकने की और एरर्स को रोकने की जिम्मेदारी है किसकी? किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही है ना, या फिर वो लोग जो गवर्नेंस संभाल रहे हैं? मैं ऑडिटर हूं, मेरा काम ये नहीं है कि इनको मैं रोकूं, ये काम आपका है, और मेरा काम ये देखना है कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? ये क्वेश्चन माइट बी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई फ्रॉड और एरर्स को रोकने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? इट इज विद दी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, अब अब मेरी बात ध्यान से सोचिए, सुनिए, ये काम आप करेंगे कैसे? कैसे डायरेक्टर फ्रॉड को रोकेगा? कैसे डायरेक्टर या मैनेजमेंट जो है या फिर जो दोस चार्ज विद गवर्नेंस है, हाउ दे विल गोइंग टू डू दिस? एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई आपको यहाँ पे? इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। भाई जब कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल सेटअप करोगे, जिसका काम क्या है इंटरनल कंट्रोल का? कि भाई फ्रॉड को पकड़ना, फ्रॉड को रोकना, ये आपको बनाना है। इससे आपकी जो है फ्रॉड्स की जो है वो चांसेस बेटा कम होंगे। आ रहा है समझ में? कैसे करेंगे भाई? इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल सेटअप करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। आया समझ में? यस और नो? ये यस बात सर। यस सर। ठीक है। तो हमें अपने एम्प्लॉइज को मौका नहीं देना फ्रॉड करने का, और वो कैसे हो सकता है? जब आप अच्छे इंटरनल कंट्रोल सेटअप करेंगे। आई होप यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सब समझते हैं। गर्विता, जूही, निधि, वैदिक सब समझते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में क्या होता है हमारे? यस सर। ठीक है, यस सर। हमने पढ़ा है इंटरनल कंट्रोल पे कंट्रोल्स हैं दैट यू इम्प्लीमेंट, जिससे कि फ्रॉड को रोका जाए। ऐसे कंट्रोल्स, कंडक्टर वाला एग्जांपल ले लेना, आप ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, और आपको अपने बिजनेस में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा कि लोग ऑनेस्टली बिहेव करें, एथिकली बिहेव करें। ठीक है, एंड एक्टिव ओवरसाइट बाय दी दोस्त, और उनको काम, उनका काम जो है वो हमारे जो गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, वो उनको देखता रहे। एक्टिव ओवरसाइट उनके काम को देखें कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तभी आप अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को फ्रॉड करने से रोक सकते हैं। तो दो बातें इन लोगों ने करी हैं। पहली बात की भाई, या फिर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बनाइए और अपने एम्प्लॉयज को मौका मत दीजिए। ठीक है ना? इस बात की संभावनाएं ज्यादा होंगी कि भाई अच्छा कंट्रोल होगा तो फिर फ्रॉड होगा तो पकड़ाई में आ जाएगा, तो डर भी लगेगा। और आपको ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर का कल्चर, एक आपको माहौल आपके बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज के बीच में बनाना पड़ेगा कि भाई वो ऑनेस्टली बिहेव करे। देखो, अगर एक चोर होता है ना, तो दूसरा भी चोरी करना सीखता है, साथ वाला। ऐसे ही हमारे माँ बाप ने हमको क्या सिखाया कि भाई देखो, गंदे लोगों के साथ मत रहो जो गलत काम करते हैं, क्योंकि जो गलत काम करता है वो आप, अगर आप उसके साथ रहोगे तो आप भी गलत काम सीखोगे। यही होगा भाई, ऐसे ही होता है, इम्पैक्ट जल्दी आता है इन सब चीजों का। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर किसी बिजनेस में एम्प्लॉयज के बीच में ये आदत पड़ गई है चोरी करने की, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में लोगों की रिश्वत खाने की आदत होती है, तो दूसरा कोई नया व्यक्ति आता है तो वो भी वही चीज सीख जाता है ना, क्योंकि भाई पहले भी लोग बाग रिश्वत खा रहे हैं, तो उसको आदत, उसको देख रहा है कि भाई ये यहाँ पर तो कल्चर ही यही है, यहाँ पर तो माहौल ही यही है कि अपना काम करने के लिए भी आप जो है वो पैसे मांगने का हक यहाँ पे आपको, आप इस चीज को जस्टिफाई कर लेते हो कि यहाँ पे मेरे पास राइट है, क्यों मैं फ्री फोकट का काम करूँ? तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कल्चर दैट हैज बीन डेवलप्ड। जो रूट से लेकर के ऊपर तक का एक कल्चर आपका जो है वो डेवलप हो गया है, वो उसकी वजह से कि भाई कोई नया व्यक्ति भी आ रहा है तो भी उसका पार्ट बन रहा है। और आप अगर चाहते हो कि भाई इन चीजों को रोका जाए, तो वो तभी हो सकता है जब आप एक कल्चर डेवलप करोगे, आप एक माहौल बनाओगे जहाँ पे लोग बाग ऑनेस्ट हैं,
अपने काम को लेकर के, बिहेवियर जो उनका एथिकल है, और आप उनको काम करते हुए नोट करते हो। आप एक्टिवली ध्यान देते हो कि भाई मेरे एम्प्लॉइज क्या काम कर रहे हैं। दुकान पर से अगर मालिक चला जाएगा ना बढ़िया घूमने फिरने, और अपने नौकरों के भरोसे से छोड़ छोड़ जाएगा काम, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है अल्टीमेटली कि उसकी दुकान से सामान चोरी होने लगता है। पता है आप लोगों को ये चीज, है ना? आप देखते हो दुकानदार जनरली अपनी दुकान पे रहते हैं, अपने नौकरों के भरोसे अपनी दुकान नहीं छोड़ते, छोड़ते हैं क्या? नहीं होता ऐसा? जल्दी बताओ, आया ना yes or no? नो सर। नहीं होता ना? क्यों नहीं होता? दैट्स बीइंग अ रीजन, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज सीखी है कि भाई नौकरों के भरोसे दुकान नहीं छोड़ी जा सकती है। आपको एक्टिवली ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये लो। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मतलब मेरे कोई रिलेटिव ही है, उनका अपना कोई रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट पे स्नैक्स वगैरह बनते हैं, लोग आते हैं गाड़ी वाड़ी बाहर खड़ी करते हैं। तो वो कोई बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे ही सब दुकान वुकान बहुत अच्छे से संभालते थे, लेकिन फिर भी उनका अपने बिजनेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं था। तो उनके यहाँ पर जो वेटर थे ना, वेटर, उनके यहाँ पे ऐसे ड्राइव इन वाला सिस्टम था, मतलब बैठ के खाना खाने के नहीं था, आप पैक कराएं आप ले जाएं, गाड़ी वाड़ी खरीद खड़ी करके आप वैसे खा लो। तो वहां पे कई लोगों ने वेटर्स के साथ बढ़िया सेटिंग कर रखी थी, उनको पैसे दे थोड़ा, तो एक और प्लेट ऑर्डर करते थे, वेटर जाता था 2 प्लेट लेके आता था। और वो मौका उसको क्यों मिल रहा था? क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है कि भाई जो उस रेस्टोरेंट का ओनर है, उसको पता ही नहीं है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वो देख ही नहीं रहा कि मेरे यहाँ पे जो काम करने वाले लड़के हैं क्या कर रहे हैं। यस और नो? उसको पता नहीं है, तो वो डर उसके अंदर होना चाहिए कि यार मेरे मालिक को अगर पता चल गया। आपके पास अच्छे इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, बाकी भी जो दूसरे भी काम कर रहे हैं, अगर वो ऑनेस्ट है, वो एथिकल है, तो वो ये सब चीजें नहीं करेगा। आया समझ में बेटा? यस और नो ये चीज? यस यस सर। सर। ठीक है ना? तो कल्चर आपको बनाना पड़ेगा। द डायरेक्टर शुड बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड, एंड दिस शुड फ्यूचर एंड एज एन एलिमेंट ऑफ their risk assessment and corporate government procedure. The audit committee should also review these procedures to ensure that they are in place and working effectively. तो डायरेक्टर्स को ये इस बात से अवेयर होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है ना? एंड दिस शुड बी फीचर एज एन एलिमेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट फ्यूचर। और ये अवेयरनेस जो है उसी के आधार पे वो अपना रिस्क असेसमेंट करें और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसीजर्स जो है वो इम्प्लॉय करें, इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा ऑडिट कमेटी के बारे में बताएं। हालांकि ऑडिट कमेटी के बारे में तो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, तो ऑडिट कमेटी को इन प्रोसीजर्स को रिव्यू करना चाहिए कि भाई जो प्रोसीजर्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ये समझने के लिए कि भाई फ्रॉड होने का कितना रिस्क है यहाँ पर, उन प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स सही से अपनी जगह पर हैं भी या नहीं है, और वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमारी ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी है। पढ़ा है अपन ने ऑडिट कमेटी के ऊपर? यस और नो? यस सर। यस ठीक है, सर। ये नाउ नेक्स्ट हमारे इंटरनल ऑडिटर्स की बात करी गई है। बेटा इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? आई थिंक यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, यस और नो, आप लोगों के साथ में। जो एक्सटर्नल नहीं है वो इंटरनल है। जो व्यक्ति बाहर से आके ऑडिट नहीं कर रहा, जो आपका एम्प्लॉय है या आपने उसको रखा है बाहर वाले के आने से पहले ऑडिट करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर कहते हैं। सिंपल सा ये है। ठीक है, बाहर मैंने आपको समझाया था कि बाहर वाले आएंगे, वो देखेंगे हमारा घर कैसा है, साफ सुथरा है या नहीं है, जो भी चीजें। तो आप नहीं चाहते कि वो कमियां निकालें, इसलिए आप खुद एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लें, अपने घर के अंदर बिठाएं, जो ये सब चीजें पहले करके रखे, ताकि वो बाहर वाले लोग आकर के कमियां नहीं निकाले। उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। आया समझ में? यस और नो ये चीज? तो यस इंटरनल सर। ऑडिटर्स क्या यस हमारी फ्रॉड को रोकने में मदद करते हैं? यस, ये भी हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाने में। इन रिस्पेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स के रिस्पेक्ट में ये भी हमारे मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में मदद करते हैं। जनरली हमारे इंटरनल ऑडिटर्स क्या काम करते हैं? इनका काम होता है इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना। किसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना बेटा? इंटरनल इंटरनल कंट्रोल की कंट्रोल। इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना एट प्रिवेंटिंग एंड। तो कंट्रोल बनाया है, ये कंट्रोल सही से काम करता है नहीं करता। ठीक है ना? देखो होता क्या है, होता ये है कि आपका डेटा बनेगा। ठीक है, अभी डेटा कैसे बनता है? यहाँ पर डेटा बनता है भाई, जैसे कोई सेल हुई, कोई परचेज हुई है,
ठीक है, ऐसे जैसे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं वैसे वैसे आपका डेटा बनता है। ठीक है, और इस डेटा को प्रोसेस करके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये प्रोसीजर है यहाँ पे, कोई भी किसी भी बिजनेस में इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। यस और नो? हाँ या एट द ईयर एंड। ठीक है भाई। Yes. तो Yes, हम sir. गड़बड़ी कहाँ हो सकती है? गड़बड़ी हो सकती है यहाँ पर डेटा के फॉर्मेशन के टाइम पे, जब डेटा गैदर किया जा रहा है, जब डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर एरर्स और फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नाउ यू पुट इंटरनल कंट्रोल ऑन देम। आप इंटरनल कंट्रोल बनाए इनके ऊपर। इंटरनल कंट्रोल का काम क्या है कि अगर किसी तरह का कोई एरर और फ्रॉड इस डेटा के अंदर आ गया है, जैसे वायरस होता है ना, वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है, तो आप क्या करते हो? एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो ताकि उस वायरस को पकड़ के आपके कंप्यूटर से बाहर निकाल दो, उसको मार दे। यस और नो? आया ना? Yes, sir. दैट्स हाउ डू। तो अगर कोई गलती या कोई फ्रॉड इस डेटा को गैदर करने में, इसको प्रोसेस करने में, जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ऐसा हुआ है, तो वो इंटरनल कंट्रोल इसको क्या करेगा? यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। और इवन डिटेक्शन के लिए और हम कंट्रोल बनाएंगे प्रिवेंशन के लिए भी, कि भाई ऐसा हो ही ना कि भाई कोई एरर और फ्रॉड यहाँ पर घुसे। पहली बात तो प्रिवेंट, हमें गेट कीपर चाहिए जो रोके कि भाई कोई फ्रॉड एंड एरर होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, और अगर हो गया है तो वो फर्दर फिर डिटेक्ट हो जाए, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ सुथरे बनेंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे से काम करेगा तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट कम आएगा, साफ सुथरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। यस और नो? हाँ या ना? आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, नाउ अब ये इंटरनल कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमने टीसीडब्ल्यूजी को दे दी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। भाई जो लोग गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो लोग मैनेजमेंट के लोग हैं, आप ये इंटरनल कंट्रोल सेटअप करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। और आप अपनी ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो, इसको रिव्यू ऑडिट कमेटी भी करेगी। जब ऑडिट कमेटी बैठेगी तो वो भी करेगी, और इवन आपके जो इंटरनल ऑडिटर होंगे वो भी ये टेस्ट करके देखेंगे कि भाई ये जो इंटरनल कंट्रोल बनाए गए हैं, आर दे वर्किंग इफेक्टिवली? क्या ये किसी गलती को पकड़ने में और उसे रोकने में, इन अ सिमिलर वे किसी फ्रॉड को पकड़ने और रोकने में ये सक्षम है भी या नहीं है? क्योंकि अगर ये सक्षम नहीं है, अगर ये कैपेबल नहीं है, अगर ये इफेक्टिव नहीं है, तो गलतियां बाईपास होके जा रही हैं। वायरस जैसे कंप्यूटर में, अगर आपका जो एंटीवायरस है वो अच्छा नहीं है, तो हमारा वायरस जो है वो उसको बेवकूफ बना देगा और हमारे कंप्यूटर को जो है वो इन्फेक्ट कर देगा, बीमार कर देगा, खराब कर देगा। यही होगा अल्टीमेटली। यस और नो? Yes, sir. This is what this is what will be going to happen if your antivirus is not working properly. In a similar way these internal controls work बेटा। तो वो काम इस तरीके से ही करते हैं कि भाई कोई अगर बीमारी है, कोई अगर गलती है, कोई फ्रॉड है, तो उसको पकड़ लें और वैसे तो होने ही ना दें। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये चीजें होंगी। तो इंटरनल ऑडिटर मदद कर रहा है मैनेजमेंट को ये टेस्ट करके कि भाई देखो इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है। इंटरनल ऑडिटर आएगा, देखेगा, कंट्रोल देखेगा, टेस्ट करेगा कि भाई कोई गलती बाईपास हो रही है, नहीं हो रही, कोई भाग के तो, छूट करके तो, ओवरलुक करके तो नहीं जा रही है, प्रिवेंट भी कर। और जब उसको रिजल्ट मिलेगा तो वो रिजल्ट किसके साथ शेयर करेगा? वो मैनेजमेंट को बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा कि भाई देखो ये रिजल्ट आए हैं, मैं इन रिजल्ट से खुश हूं या खुश नहीं हूं। ये चीज वो उनके साथ क्या करेगा? डिस्कस करेगा। आया बेटा समझ में? क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स एंड प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर, प्रोवाइड रिकमेंडेशन। फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देगा कि हाँ भाई जो ये कंट्रोल बनाया गया है, ये कंट्रोल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और कैसे मदद करते हैं हमारे इंटरनल ऑडिटर्स? ठीक है, और क्या काम करते हैं? ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि भाई किस तरीके से फ्रॉड कमिट किया गया है, कि एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड, मतलब किस तरीके का फ्रॉड है, क्या फ्रॉड है ये। रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई किस तरीके से फ्रॉड को जो है वो दोबारा होने से रोका जा सकता है। सरप्राइज एसेट काउंट्स कर सकते हैं, मतलब एकदम से आ गए, गिनती करना चालू कर दिया कि भाई एसेट जो है वो सही है नहीं है, ताकि चोरी पकड़ी जाए, ताकि मिस एप्रोप्रिएशन पकड़ा जाए। स्टाफ चोरी कर रहा है, गोडाउन में से सामान गायब कर रहा है, एकदम से इंटरनल ऑर्डर पहुंच गए, चलो भाई काउंटिंग करो, तो वहां पे स्टाफ होगा उसकी तो
पसीने आ जाएंगे, अरे यार अपन ने तो चोरी करी है, माल गायब किया है, गुड्स गायब किए हैं, अभी ऑडिट में आएगा तो पकड़े जाएंगे तो जेल होगी, सजा मिलेगी, नौकरी लग जाएगी, ये सब चीजें होंगी उसके साथ। यस और नो? आया समझ में? Yes, sir. सो दैट्स हाउ इंटरनल ऑडिट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। इंटरनल ऑडिटर भी फ्रॉड को रोकने में और मैनेजमेंट को अपनी फ्रॉड एंड एरर के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में एक्ट एज अ डिटरेंट टू फ्रॉड, तो ये भी एक फ्रॉड को रोकने का एक तरीका है। itself as there is a greater chance of being discovered। एक्सटर्नल, अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब मैं एक्सटर्नल, मेरी जिम्मेदारी फ्रॉड के प्रति क्या होगी? हमने किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली फ्रॉड के प्रति? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली बेटा डायरेक्टर्स की, दोज चार्ज विद गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली, इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली। अब जब एक्सटर्नल ऑडिटर, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है फ्रॉड के प्रति, ये हम लोग देख लेंगे। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या हमारी फ्रॉड के प्रति? No, sir. नहीं है। No, प्राइमरी sir. तो आपकी, तो मेरी तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर के दो टू फोल्ड काम है, मतलब दो काम है आपके। आपको ये असेसमेंट करना है कि भाई फ्रॉड की वजह से यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क कितना है, ये असेसमेंट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जो आप असेसमेंट करेंगे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना आपकी जो है वो यहाँ पर आपका रोल रहता है। तो पहले तो रिस्क असेसमेंट करेंगे भाई फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट कितना हो सकता है यहाँ पर, और कैसे मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। अब ये असेसमेंट होगा कैसे? The auditor should obtain reasonable assurance that the financial statement, आपको अपने आप को reasonable assurance दिलाना है कि financial statement में किसी प्रकार का कोई fraud और error नहीं है, material misstatement नहीं है due to fraud and error। यहाँ पर आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करेंगे और अलर्ट रहेंगे कि किसी भी पॉसिबिलिटी आपको दिखती है कि भी फ्रॉड होता है, तो उसके लिए आपको क्या रहना है? अलर्ट रहना है। आया बेटा समझ में? यस और नो? ये दो पॉइंट Yes, समझ में sir. आ गए? क्लियर है? इसका Yes, कहने, sir. इनका कहने का मतलब है कि ऑडिटर को उन सभी पॉसिबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना है जिससे उसे ये लगे कि भाई कोई फ्रॉड और एरर हो सकता है, रिगार्डलेस द ऑडिटर्स प्रायर एक्सपीरियंस। तो चाहे आपका क्राइम को लेकर के, उसकी इंटीग्रिटी को लेकर के, ऑनेस्टी को लेकर के कोई भी आपका एक्सपीरियंस पहले रहा हो, तो भी आपको हर एक पॉसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है। जहां भी आपको दिखता है ना कि भाई किसी प्रकार की संभावना है फ्रॉड होने की, एरर होने की, तो फिर आपको उसके लिए क्या रहना चाहिए? आपको अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है? आया समझ में? आपको ये पोटेंशियल समझना है, कंसीडर करना है कि मैनेजमेंट अपने ही बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है। देखो कंट्रोल अल्टीमेटली मैनेजमेंट ही बनाता है। कौन बनाता है कंट्रोल? मैनेजमेंट। कौन बनाता है? Management. ठीक है। तो मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल बनाया तो मैनेजमेंट खुद उस कंट्रोल को ओवरराइड तो कर ही सकता है ना भाई। एक गेट कीपर है जिसका काम है चेक करना कि आदमी अंदर जो जा रहा है घर के अंदर, वो कोई बम लेकर के ना जाए, कोई बॉम्ब लेकर के ना जाए। अच्छा आप पिक्चर हॉल जाते हो तो चेक करते हैं आपको कि भाई आपके पास ऐसा कोई सामान तो है नहीं जिससे कि, जो कि वहां पे प्रोबेबिलिटी कर, पिक्चर हॉल जाते हैं तो करते हैं, चेक नहीं करते? यस और नो? करते हो आप? Yes, sir. नाउ अगर मैं उसी पिक्चर हॉल के मैनेजमेंट का पार्ट हूँ और मैं गया, तो मेरी भी चेकिंग करी जानी चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं भी पिक्चर देखना हूँ तो मेरी भी चेकिंग करी जानी चाहिए। यस और नो? क्यों मैं बम नहीं लेके जा सकता पिक्चर हॉल में? नहीं ले जा सकता। Yes, sir. तो फिर मैं भी तो लेकर के जा सकता हूँ ना। अब मैं गया वहां पर जस्ट बिकॉज कि मैं मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, उन्होंने मेरी चेकिंग नहीं करी, तो मैंने कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया। मेरे में वो पावर है, मेरे में वो पोटेंशियल है कि कंट्रोल बनाऊंगा, लेकिन खुद ही उस कंट्रोल का पालन नहीं करूंगा, उसके ऊपर से निकल जाऊंगा। ये पोटेंशियल है मेरे अंदर? यस और नो? होगा? Yes, sir. ठीक है, ये हो जरूरी, ये ऑफ कोर्स ही बातें होगा, लेकिन ये पोटेंशियल कितना है ये समझ। देखो कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट अच्छा होता है और वो वाकई ऐसे कंट्रोल सेटअप करता है कि भाई इवन मैनेजमेंट भी उसको ओवरराइड नहीं कर पाता। तो ये आपको समझना पड़ेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को कि भाई मैनेजमेंट में कितना पोटेंशियल है, कितना शक्तिशाली है ये, कि ये खुद के बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड करे। ठीक है?
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो मैनेजमेंट की पोटेंशियल को समझे कि वो किस हद तक जाकर के अपने ही बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं, और उसको वो प्रोसीजर्स रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे that are effective for detecting error may not be effective for detecting fraud. तो that are effective for detecting error, तो आपको ऐसे प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है जिन प्रोसीजर से आप एरर, गलतियों को डिटेक्ट कर सकें, may not be effective for detecting fraud. तो वो आपको गलतियों को डिटेक्ट करने के लिए आपको प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आ गया भाई समझ में? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. गर्विता, निधि, वैदिक, जूही, आगे समझ में? क्लियर है ये? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, ये हमारी sir. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई भाई? हमारी एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई एक बार वापस से देख लो। ऑडिटर के दो फोल्ड रोल है, एक तो उसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क कितना है फ्रॉड की वजह से वो असेसमेंट करना है, उसको असेस रिस्क का रिस्पॉन्स देना है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा। ऑडिटर को जब वो रिस्क का असेसमेंट कर रहा हो फ्रॉड की वजह से, उसे इस बात का रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटा, वो फ्रॉड और एरर की वजह से किसी तरह का कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ये रीजनेबल अश्योरेंस लेना आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करना है और आपको अलर्ट रहना है कि किसी प्रकार की कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये देखोगे कि मैनेजमेंट कहीं कंट्रोल्स को ओवरराइड तो नहीं कर रहा है, उसका पोटेंशियल आप जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। आ गया भाई समझ में? क्लियर है? यस और नो? यहां तक Yes, sir. आ गया अच्छे समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, याद हो गए sir. पॉइंट्स? याद हो गए पॉइंट्स? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, यस और नो? याद हो गई यहाँ तक? अभी कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। गर्विता, जूही, आ गया बेटा समझ में यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये पॉइंट्स याद ही करने और कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको समझना है, एक बार समझ में आ जाएगा तो याद हो जाएंगे पॉइंट्स। लिमिटेड, इससे ज्यादा एक्सरसाइज इसकी कुछ है नहीं। ठीक है ना? फ्रॉड को लेकर, कैरर को लेकर भाई आपके एक्सटर्नल उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल ऑडिटर्स को क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं, सो कल अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? दिस कैन बी अचीव से ना, इसको अपन कल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास यहाँ खत्म कर रहे हैं। और कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो पूछो। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक?